जेनेटिक्स यानी हेरिडिटरी फॉर्म तक पहुंचे थे और हम जेनेटिक्स की कुछ बातें कर रहे थे। मैंने अपनी भी एग्जांपल दी थी, मैं जर्नल भी कुछ बातें की थी कि हमारे पास हेरिडिटरी है, जेनेटिक्स कैसे काम करती है एंड हाउ लाइक व्हाट इज एक्चुअली जेनेटिक्स। हम हेरिडिटरी मटेरियल को तो बाद में समझेंगे कि हेरिडिटरी आती किस वजह से है, लेकिन हमने सिर्फ इतनी बात कही थी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स से यानी फादर और मदर, इनसे जो बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं, चिल्ड्रन के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, वो सारे के सारे आपके पास हेरिडिटरी कहलाती है एंड इट्स स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर इसको पढ़ा जाता है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, उसके बाद एक और ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम डेवलपमेंट बायोलॉजी का नाम देते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी से आपको पता है कि देखो, हम जब बनते हैं यानी हम तमाम ऑर्गेनिजम्स, आप लोगों ने 8 नहीं पढ़ी होगी इस बारे में, हमारे पास होता है एक अदद स्पर्म और एक होता है ओवम, ऐसे ही है ना। स्पर्म और ओवम की फ्यूजन से हमारे पास बनता है जाइगोट। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बच्चों? ऐसा ही होता है ना, स्पर्म और ओवम की कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक जाइगोट बनता है, ऐसा ही है ना। अब ये जाइगोट होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हम सब पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे ना, तो अब उसके बाद ये इतने बड़े से जो ऑर्गेनिज्म बन गए सारे के सारे, ये इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जो बना है, इसकी डेवलपमेंट हुई है। जाइगोट के बाद हमारे पास बनता है एम्ब्रियो, फिर बनता है फीटस, फिर बनता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पूरा चाइल्ड होता है, बेबी होता है, बनता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, उससे फिर फीटस का बनना, और उससे फिर आपके पास बेबी की बर्थ होना, ये पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू दिस बड़ा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर। इस सब को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? एम्ब्रियो एंड देन सो फोर्थ, जो आगे के जितनी भी हमारे पास मराहिल होते हैं। तो ये डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गई आपके पास 8 ग्रुप, 8 आपके पास टाइप या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, आजकल बहुत मशहूर है। बाहर के मुल्कों में तो एनजीओज काम कर रही हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के ऊपर, कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मसले मसाइल अलग अलग किस्म के हो रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा जी, वो एंटार्क्टिका जो आइसबर्ग्स हैं वो सारे मेल्ट हो रहे हैं और समंदर जो है वो क्या लेवल बढ़ता जा रहा है। और एक मजे की बात आपको बताऊं, आपको शायद पता ना हो, आप लोगों को कोरोना वायरस को तो पता है ना, कि कोरोना वायरस के बारे में कहते थे कि वो किसी बंदे ने चमगादड़ खा ली थी, पता नहीं क्या कर लिया था उसने, और उसके बाद जो है वो कोरोना वायरस दुनिया में फैल गया। तो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा खतरनाक एस्पेक्ट ये है कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो आइसबर्ग्स और जो बर्फ के बड़े बड़े पीसेज है ना, जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं। आप बोलो इससे क्या होगा सर? पानी तो बढ़ेगा। अच्छा है कराची में थोड़ा पानी वानी आ जाएगा, कराची में तो वैसे ही पानी की कमी है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये होता है कि हमारे पास अभी रिसेंटली एक परमाफ्रॉस्ट एक चीज होती है। डू यू नो व्हाट परमाफ्रॉस्ट इज? परमाफ्रॉस्ट उस लेयर को कहते हैं जो मिट्टी के बिल्कुल नीचे, मिट्टी की पतली सी लेयर होती है, उसके नीचे कई कई इंचेस के हमारे पास जो है ना वो बर्फ के यानी कह लो के लेयर्स मौजूद होती है। फ्रोजन लेयर होती है बर्फ की मिट्टी के बिल्कुल नीचे। ये समटाइम्स पूरी पूरी लेयर्स होती हैं आपके पास बर्फ की भी, जो मिट्टी की लेयर होती है पूरी बर्फ बन चुकी होती है। इतने टाइम तक उसकी बर्फ पड़ी होती है, उसके हालात खराब हुए होते हैं, उसमें बर्फबारी होती है, ठंड हुई होती है उसके बाद। अभी रिसेंटली परमाफ्रॉस्ट यानी जो फ्रोजन लेयर है एंटार्क्टिका की, वहां से साइंटिस्ट ने कुछ मीटर्स गहरे एक पोर्शन निकाला ड्रिलिंग करके। जो पोर्शन ड्रिल करके निकाला उसके अंदर कोई बहुत प्री हिस्टोरिक वायरसेस थे, बहुत पुराने वायरसेस थे प्री हिस्टोरिक, जो फ्रोज हो गए थे। और वायरसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहां पर ये देखोगे ये चीज कि वायरसेस जो हैं वो काफी अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं इन अ डोरमेंट कंडीशन, ऐसी सोते हुए कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब हमारे पास हुआ क्या कि जब उन्होंने वो वायरस एक्सट्रैक्ट किया और वायरस को दोबारा अच्छी कंडीशन थी तो वायरस जाग गया। वो वायरस जो 10,000 साल से फ्रीज हुआ था वो आपके पास दोबारा वापस एक्टिव हो गया। हमें नहीं पता वो कैसी बीमारियां फैला सकता है। यू नो व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? या आपके पास वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है
कि अगर आपके पास कोई ऐसे वायरसेस हैं जो फ्रीज हुए हैं ना एंटार्क्टिका में, इधर उधर आइसबर्ग्स वगैरह के अंदर, तो ये वायरसेस आपके पास वापस दोबारा हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन सकते हैं और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट करके कई सारी बीमारियां फैला सकते हैं, जिसका हमें अभी तक पता नहीं कि बीमारियां कैसी हैं, हम उससे इम्यून होंगे भी कि नहीं होंगे हमें ये भी नहीं पता। ये भी कुछ 2 हफ्ते पुरानी की मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने इन्वायरमेंट का पता चलता है कि हमने एनवायरमेंट को किस तरह से बेहतर बनाना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और जो ऑर्गेनिजम्स वहां रह रहे हैं उनके लिए भी। तो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, इसकी स्टडी करते हैं हम कि किस तरह से बर्फ, किस तरह से आपके पास हवा, पानी, मिट्टी, ये तमाम जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये कैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में बुरे अंदाज में। समझ रहे हो ये बात को? तो ये सारी बातें हम पढ़ रहे होते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, और ये बहुत अच्छी साइंस है। अगर आप में से कभी किसी का दिल चाहे कि यार हमने आगे जाके एमबीबीएस नहीं करना, वी नीड टू गो इन सम अदर फील्ड जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, तो आप उस फील्ड को भी ऑप्ट कर सकते हो। जहां तक हसन का सवाल है कि सर डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में बता दीगा, तो मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में बताया था अभी कि स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट, हम सब एक जमाने में जाइगोट थे सिंगल सेल। अब ये देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म खड़ा हुआ आपके सामने, बैठे हुआ अपने घर में, मल्टी सेलुलर। ये जो सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। यानी वी स्टार्ट विद अ जाइगोट, देन वी गो इनटू एन एम्ब्रियोनिक स्टेट, फिर एक फीटस स्टेज, और फिर एक बॉडी यानी बेबी आपके पास पूरा फॉर्म हो जाता है। ये डेवलपमेंट हो रही है ना जाइगोट से लेके पूरी इतने बड़े ऑर्गेनिज्म तक की, ये हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक ऑल दिस स्टफ। टोटल ब्रांचेस की बेटा, ब्रांचेस तो बायोलॉजी की बहुत सारी, हमारे पास तो बहुत कम लिखी है, हमारे पास तकरीबन 12, 14, 15 कुछ ब्रांचेस है, ज्यादा नहीं है ब्रांचेस, लेकिन है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बहुत ज्यादा, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल मूविंग ऑन, पेलियंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी, ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की। आप सबको पता होगा, डायनासोर्स के बारे में पढ़ते रहते हैं मुख्तलिफ चीजें, तो ये पेलियंटोलॉजी के अंदर आ जाती है आपके पास ये वाली फील्ड जो है। पेलियंटोलॉजी इज व्हाट? पेलियंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद प्रीहिस्टोरिक records of organisms। प्रीहिस्टोरिक पुराने जब ऑर्गेनिज्म जो मर चुके उनकी हड्डियों को पढ़ना, यह आपके पास पेलियंटोलॉजी कहलाता है। अब मैं एक सवाल पूछने लगा हूं, जरा मुझे सवाल का जवाब देना। सब मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं एक सवाल पूछने लगा हूं, जाग रहे हो ना सब? मैंने क्या कहा, पेलियंटोलॉजी क्या है या पेलियोबायोलॉजी क्या है? कि हम पुराने जमाने के ऑर्गेनिजम्स की हड्डियां और उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, तो पेलियंटोलॉजी बनता है। ठीक है ना? मुझे बताओ, पायरामिड्स की स्टडी पेलियंटोलॉजी कहलाएगी? पायरामिड जानते हो ना, वो जो मिस्र के अंदर रखे में आपके पास, वहां मम्मियां रहती हैं, तो वो पेलियंटोलॉजी कहलाएगा या नहीं? यस और नो? अच्छा, फातिमा कह रही यस, अच्छा मुगीस कह रहे हैं नो, हसान कह रहे हैं नो। अच्छा, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है यहाँ पर? मुझे इसका जवाब चाहिए, रीजन, आई वांट द रीजन। यस बोलने वालों ने यस क्यों, अंशरा भी कह रही है यस, यस बोलने वालों ने यस क्यों बोला और नो बोलने वालों ने नो क्यों बोला? भाई एक एक करके रीजन देते जाओ मुझे, ये तो बड़ी बेहतरीन बात हो गई। हाँ, अब्दुल आदि भी कह रहे हैं सर ये यस होना चाहिए आंसर। अब्दुल आदि कह रहे हैं सर यस होना चाहिए। अब यस वाले अपना रीजन देंगे और नो वाले अपना रीजन देंगे, लेट्स सी कि आपके पास कौन पहुंचता है सही कंक्लूजन तक। सर अंशरा कह रही है कि पिरामिड जो है ना वो हिस्ट्री का पार्ट है। हैदर भी कह रहे हैं यस, तौहीद भी कह रहे हैं यस, तो ये होना चाहिए पेलियंटोलॉजी, तो हिस्ट्री का पार्ट है। सो वी आर गोना लाइक कंसीडर देम एज अ पार्ट ऑफ पेलियंटोलॉजी और पेलियोबायोलॉजी। अच्छा, ओके। अंशरा ने जवाब दे दिया। जो नो वाले थे उन्होंने नो क्यों कहा? क्योंकि पिरामिड में फॉसिल नहीं होते। ओ यस, मुगीज ने यहाँ पर बात की, मुगीज ने कहा सर चूंकि पिरामिड में फॉसिल नहीं होते इस वजह से जो है वो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ लुक एट दिस वेरी क्लोजली। देखो इंसानों की जो रिमेन्स है ना, इंसान मिसाल के तौर पे, इंसानों के रिमेन्स कैसे? इंसानों ने कोई बिल्डिंग बना दी, इंसानों ने, अगर आप पिरामिड कभी किसी का इजिप्ट वगैरह जाना हुआ ना, तो वो पिरामिड के अंदर अगर जाके देखे तो पिरामिड में आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। वहाँ पर आपके पास एक ताबूत जैसी चीज़ रखी हुई होती है जिसके अंदर की ज़माने में मम्मी रहती थी, उसको दफनाया हुआ था हमने। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ज्वेलरी रखी होती है, हमारे पास उनके मुख्तलिफ किस्म के आर्टिफैक्ट्स, कुछ वाज रखा हुआ होगा, कोई कुर्सी रखी होगी। वही किसी ज़माने में मम्मी जब लाइक बादशाह था वहाँ का, तो वो बैठा करते थे उसके अंदर। वो बेहतरीन किस्म का अंदर जो स्टैचूज रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दे आर नॉट फॉसिल्स, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं
और ये पिरामिड भी इंसान का बनाया हुआ है, आपके पास जो है वो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उसने अपने जो भी कुछ बनाया हुआ है, कॉफिन बनाए हुए थे, सब कुछ बनाए हुए थे, तो वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन से रिलेटेड हैं, जो इंसानों ने बनाई हुई होती हैं, उसको हम पैलियोंटोलॉजी नहीं कहते, उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हड्डियां, खास तौर पे जानवरों की हड्डियां, पौधों के पुराने रिमेन्स को पढ़ने का नाम पैलियोंटोलॉजी है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस की बनाई हुई चीजें, इवन की ह्यूमंस की हड्डियां भी अगर हमें किसी ऐसी जगह से मिल रही हैं जो कि आपके पास कोई ग्रेवयार्ड था या कोई आपके पास ऐसी जगह थी जहां पर दफनाया जाता था, तो उसको हम पैलियोंटोलॉजी में शुमार नहीं करते, हम उसको आर्कियोलॉजी में शुमार करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पैलियोंटोलॉजिस्ट अलग इंसान होता है और आर्कियोलॉजिस्ट एक अलग इंसान होता है, क्योंकि दोनों की फील्ड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सारे के सारे बच्चे? तो ये डिफरेंस याद रखना, ये डिफरेंस ना भूलना। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? चलो, गुड हो गया। ओके 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 ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। आप में से बायोटेक्नोलॉजी अभी तक किसी ने देखी है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे होती है, क्या काम होता है इसका? बायोटेक्नोलॉजी किसी ने एक्सपीरियंस की? देखो, लिखने वाली चीज तुम्हें लिखी हुई है, मैन्युपुलेशन ऑफ जीन्स इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। मैन्युपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, उल्टा सीधा कर देना। बायोटेक्नोलॉजी आज तक किसी ने देखी पढ़ी है कभी? एक्सपीरियंस किया किसी ने कोई जिंदगी में ऐसी चीज कि जहां पर बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हो? कोई एक्सपीरियंस किया आज तक? नहीं किया एक्सपीरियंस। ओके ओके। अच्छा, मैं जब छोटा था ना, तो आई वॉज इन क्लास 7, ये बात है तकरीबन 2006-7 की। अब वाहिद कह रहे हैं कि वाहिद ने देखा है या पता नहीं पढ़ा है शायद, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल हुई? कहाँ इस्तेमाल हुई बायोटेक्नोलॉजी वहां पर? चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। मैं जरा आपको अपना वाक्य बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। इससे पता चलता है कि सराइसी बैक्टीरियन माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया, उसको बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक है। पहले बायोटेक्नोलॉजी समझ लो क्या होता है। हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, जीन से मेरे बालों का कलर, मेरे बालों का टेक्सचर, मेरी आंखों का कलर, मेरे स्किन का कलर, मेरी हाइट, सारी चीजें मुझे मेरे, यानी कह लो कि जीन्स सेट कर रहे होते हैं, जीन्स सारी चीज सेट करते हैं, ठीक है ना? जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर देना, उनको ऊपर नीचे कर देना, ये क्या बन जाता है? या क्यों बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, मैंने आई वाज इन क्लास 6 या क्लास 7, 2006-7 की बात है ये। तो उस जमाने में हमारे पास, आप लोगों ने शायद देखा होगा, पोकीमोन एक कार्टून आता था, अभी भी आता है, नए सीजन आ रहे होते हैं उसके। एक जमाने में पोकीमोन कार्ड्स बड़े मशहूर हुए थे, बच्चे खेलते थे उसको ना, और वो पीकाचू होती थी उसके अंदर, इस तरह से। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, तुम लोग तो मेरे ख्याल में उस जमाने के हो। ये अपना क्या आता है आजकल के ज़माने में, पता नहीं आजकल मशहूर क्या है। तुम लोग तो मनी हीस्ट और ये इस तरह की चीज़ों के, यस यस, ये देखो अंशरा ने मेरी बात पकड़ ली फौरन। यस, म्यूटू उन्होंने बनाया था, वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाया था। उन्होंने एक पोकीमोन को इस्तेमाल किया था, म्यू, जो छोटा सा पिंक कलर का क्यूट सा पोकीमोन है, किसी ने नहीं देखा तो देखना इसको जाके। यस, म्यू क्यों, वेरी गुड भाई। अंशरा ने तो भाई एनिमे देखे हुए हैं, वो कुछ हैं बच्चे जिनको शौक होता है एनिमेज वगैरह का, तो देखे होंगे वो सॉली। तो आपके पास क्या हुआ कि उन्होंने जो टीम रॉकेट्स थे, वो उन्होंने, उनकी जो टीम थी, वो एक, उन्होंने आँख का कोई प्यूपल या हेयर कोई स्ट्रैंड जो था वो म्यू का उनको मिला, और उससे उन्होंने म्यूटेशन करके उसके जीन्स को मैनिपुलेट किया, बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, और उन्होंने एक नया पोकेमॉन बना लिया था विच वॉज म्यूटू, जो उनके अपने जो है ना वो सर पड़ गया था, आगे गले पड़ गया था, वो सब तबाह करके चला था। वेरी गुड, अंशरा को आइडिया है इन सारी चीज़ों का। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज इन क्लास 6 और 7 जब मैंने एक कार्टून देखा था, और मुझे पता चला कि भाई जीन जैसी चीज़ें होती हैं और बायोटेक्नोलॉजी ऐसी होती है वैसी होती है, इस तरह की बातें होती हैं। तो बताने का मकसद क्या, देखो इस वक्त पोकेमॉन की तशहीर नहीं कर रहा कोई, मेरे को शेयर्स वगैरह नहीं है पोकेमॉन के कार्टून के अंदर कि मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कि तुम लोग देखो तो उससे जो रेटिंग बढ़ेगी तो मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताने का मकसद ये कि जब आपने इरादा किया हमें ना साइंस की फील्ड में जाने का, मेडिकल की फील्ड को आगे कंटिन्यू करने का, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप अपने अतराफ में, चाहे कोई कार्टून हो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई कॉमिक हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई नॉर्मल कोई फिनोमेना हो, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मतलब की साइंस कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। आम तौर पे जिस ज़माने में मैं था, अब तो खैर एडवांसेस हो गई बहुत ज़्यादा फील्ड साइंस की भी, किताबों के अंदर भी। हमारे यहाँ 6-7 क्लास के बच्चों को DNA का भी नहीं पता था वो क्या होता है, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट था
कार्टून में एक चीज देखी, उसको समझने की कोशिश की वो क्या होता है, तो इस लेवल तक पहुंचा कि हाँ भाई बायोटेक्नोलॉजी कोई चीज होती है, डीएनए कोई चीज होती है, जीन्स कोई चीज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज लाइक try to think critically about the topics you are actually watching on TV, और जो पढ़ रहे हो आप कभी इंटरनेट वगैरह के आर्टिकल्स के अंदर, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है इन सारी चीजों से। बहरहाल तो मैं यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का बता रहा था। बायोटेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, एक गाय थी, उस गाय को मैं ये कह रहा हूं कि उसके में मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, ज्यादा उसमें मिल्क बनता है, ज्यादा मीट बनता है ना, आई वांट दैट थिंग कि वो मिल्क ज्यादा बनाए, मीट ज्यादा बनाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके जीन्स को ट्रांसप्लांट कर दूंगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे गाय वगैरह के अंदर, उनके बच्चों में, ताकि वो भी ज्यादा मिल्क देने लगे, वो भी ज्यादा मीट देने लगे। दिस इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। आई एम यूजिंग बायोलॉजी थ्रू टेक्नोलॉजी, जिससे मुझे रिजल्ट बड़े बेहतरीन किस्म के मिल रहे हैं, बट ये खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए कई सारी चीजों में। तो अंशना ने कहा ट्रांसफरिंग ऑफ जीन ऑफ बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर। यस, मेरे लिए बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो था वो मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन था उस गाय का, उसके जीन मैंने सब में ट्रांसफर करवा दिए कि भाई अब सब एक जैसा मुझे जो है ना वो खाना पीना दे रहे होंगे। तो दिस इज व्हाट वी डू इन बायोटेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में तो इतना नहीं बढ़ रही इसकी टेक्नोलॉजी, बाहर के मुल्कों में तो इसने आग लगाई हुई है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल बायोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी। सोशल बिहेवियर्स कैसे हैं, आमतौर पे साइकोलॉजी जो होती है ना वो भी इसी की ब्रांच होती है। सब बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे मुख्तलिफ चीजें देखते हैं और नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको शौक हो जाता है कि भाई हमें भी साइकोलॉजी करनी है और रिवर्स साइकोलॉजी करनी है, और वो शेरलॉक होम्स की फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो उनके दिमाग में आता है। तो सोशियो बायोलॉजी इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ थिंग जो कि आपके पास साइकोलॉजी से रिलेटेड है। वाहिद कह रहे हैं सर बायोटेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, तकरीबन एक ही चीज़ है दोनों। लोग आमतौर पे इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ है, दोनों में सेम काम हो रहा है, जीन्स की छेड़छाड़ करनी है आपने और उससे अपने मतलब की चीज़ें बनानी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? मूविंग ऑन। तो सोशियो बायोलॉजी इज ऑल लाइक साइकोलॉजी, जिसमें आप इंसान की नफ्सियात को, इंसान का इंटरेक्शन कैसा है दूसरे इंसानों के साथ, हम कहते हैं ना साइकोपाथ और सोशियोपाथ कुछ लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमारी जो हैं वो सोशियो बायोलॉजी में पढ़ी जा रही होती है। आप में से कितने लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, जानते हो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स को? ये क्या होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? सुना होगा आप लोगों ने, फेसबुक के ऊपर तो पेजेस पे चल रहा होता है, पूरे पूरे ग्रुप बने होते हैं, a group where we pretend to be introvert और extroverts group where we pretend to be इस तरह की चीज। एक्सट्रोवर्ट वो बंदा होता है जिसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है। एक्सट्रोवर्ट वो बंदा होता है जिसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, बातचीत करने में, घूमने फिरने में, पार्टी में जाने में, शादी वादी में, फंक्शन में जाने में कोई टेंशन नहीं होती, बड़े जल्दी दोस्त बना लेते हैं और बड़ा उनको ना घूमने फिरने का शौक होता है, घर से बाहर निकलने का शौक होता है। इंट्रोवर्ट्स, इनका मतलब होता है अंदर। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो बड़े शर्मीले होते हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन उनकी इतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती और पसंद करते हैं कि भाई हमें अपने घर में रहना है। आमतौर पे इंट्रोवर्ट्स को किताबें पढ़ने का शौक होता है या उनको पूरे दिन गेम्स खेलने का शौक होता है, गेम्स खेलते रहते हैं बैठ के, वीडियो गेम्स। लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलते, इस तरह से होता है ना बहुत सारे लोग। तो हमारे यहाँ ये सारे इस तरह के जो हमारे लोग जो हैं वो ये हमें लोगों की मुख्तलिफ साइकोलॉजीज मिलती है। तो ये सारी जो बिहेवियर है कि कोई बंदा एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, तो उसकी किस तरह से वो अपनी वाइब्स जनरेट करेगा, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे लोगों से इन्फ्लुएंस होगा, ये सारी चीज़ें हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम यू कैन लुक इनटू दिस टॉपिक, आपका दिमाग फॉरन एग्जाम्पल पे जाओ और आप फॉरन बात को क्लिक कर लो, अच्छा हमने ये बात की थी, इसमें ये एग्जाम्पल यूज की थी। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं लास्ट की 3 ब्रांचेस की। एक ब्रांच हमारे पास है, इसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासाइट्स में क्या क्या आ जाता है? लीच, पैरासाइट में आता है टेप वॉर्म्स, वो जो कीड़े होते हैं हमारे स्टमक के अंदर बच्चों के पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह में। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और क्या होता है? वो जुएं, ठीक है। और एग्जांपल दो किसी पैरासाइट की, जल्दी से एग्जांपल दो किसी पैरासाइट की। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे पे डिपेंड करता है, उसका खून चूसता है, खाना खाता है उसके पास से और साइड पे हो जाता है। आमतौर पे पैरासाइट की दुआ ये होती है कि उसका जो होस्ट है ना, जिस पे वो गुजारा कर रहा है, उसको कभी कुछ ना हो, क्योंकि जिस दिन होस्ट मर गया या होस्ट को कुछ हो गया तो आपके पास पैरासाइट भी खत्म। प्लाज्मोडियम की एग्जांपल दी मुगीस ने।
फातिमा ने मॉस्किटो की एग्जांपल दी, भी एक तरीके से पैरासाइट ही कह लो चलो इसको, कि ये भी आपका खून पी पी के गुजारा कर रहा होता है। अपने किसी दोस्त का नाम तो लो भाई, क्या हो गया तुम्हारे, तो हम दोस्त भी तो ऐसे मिल जाते हैं आजकल के, जो गुजारा कर रहे हैं आपके ऊपर, लंच मांग मांग के हैं, खून पी रहे हैं आपका, आपको सामने शो करते हैं कि आपके अच्छे दोस्त हैं, बट वो पीछे से छुरा मार के चले जाते हैं जब उनको कोई मफाद निकालना होता है अपना। लाइक मॉस्किटो है ना, नाम हम नहीं लेते ना भाई, दोस्त वोस्त आपके इसमें बैठे होंगे ग्रुप के अंदर, देखेंगे फिर वो नोट कर लेंगे यार ये, फिर मसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को भी याद रखो इसके अंदर, तो सो कॉल्ड दोस्त हैं आपके, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो पैरासाइट। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के भी पैरासाइट्स होते हैं, और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत कम लोगों ने प्लांट्स के पैरासाइट देखे होंगे। येलो कलर के बेल होती है जिसको हम कस्क्यूटा कहते हैं, वो येलो कलर की बेल आपको दरख्तों के ऊपर नजर आएगी पूरे, और दरख्तों की बुरी हालत की हुई है उसने, वो दरख्तों के ऊपर होती है, उसको कस्क्यूटा कहते हैं, वो बड़ा साफ नजर आ जाएगी। वैसे तो इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तस्वीर मिल जाएगी, लेकिन लाइव तस्वीर जो पैरासिटिक प्लांट की है ना वो आपको मिल जाएगी। खास तौर पे उन लोगों से बात करूं कि मैंने खुद देखी है, तो इस वजह से मैंने निशानदेही की है ऐसे लोग ऐसी इस चीज़ की, कि बिल्कुल जब आप नीपा पे खड़े हो, नीपा से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको अतराफ में राइट लेफ्ट पे जब आप जितनी पेड़ लगे उनको देखते जाना, उनको येलो कलर के एक जाल सा लगा हुआ होगा, वो जाल बेसिकली एक पैरासाइट होता है, पैरासाइटिक प्लांट होता है, वो उसको कस्क्यूटा कहते हैं, CUSCUTA, कस्क्यूटा। वो उसमें कोई पत्ते नहीं होते, उसमें कोई फूल नहीं होता, वह ऐसी ग्रो करता है, बड़ा बड़ा होता जाता है, जहां से कहीं ब्रेक हो जाएगा वो, तो वहां से दूसरे उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी, और वो आपके पास पौधों के ऊपर लगा हुआ होता है और उनसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह छीन रहा होता है। तो पैरासाइट सिर्फ इंसानों के नहीं, पौधों के भी हैं। सर ये में भी ओशन में भी होते हैं, ओशन में कस्क्यूटा नहीं, ओशन में पैरासाइट्स तो होते हैं, लेकिन कस्क्यूटा ओशन में कैसे हो सकता है? वो दरख्त है। वो कौन सा दरख्त है? मुझे बताना, इशारा देना, या नाम सर्च करके मुझे बताना, तो इसको देखेंगे, विल लुक इनटू इट, क्या चीज है। फार्माकोलॉजी, जो बच्चे MBBS BDS में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं आमतौर पे, वो इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, एक बड़ा लाइक बहुत ही ये एक कह लो कि ऑनेस्ट मैं आप लोगों को एक मशवरा देने लगा हूं। फार्माकोलॉजी क्या होती है? जितनी दवाइयां आप खा रहे हो ना, एनी दवाई जो आप उठा लो, चाहे वो मिनरल कोई दवाई हो, या वो आपके पास वाइटामिन्स की कोई गोली हो, चाहे वो आपके किसी भी किस्म फार्मेसी से रिलेटेड कोई चीज होगी, वो फार्माकोलॉजी वाले पढ़ रहे होंगे। फार्मासिस्ट होते हैं ये लोग, इनको कहते हैं ड्रग डीलर होते हैं, सफेद कोट वाले ड्रग डीलर। ड्रग्स ही है ना सारी चीजें ये, ठीक है ना। पेनाडॉल हो गई, पैरासिटामोल हो गई, ऑगमेंटन हो गई, क्या कुछ हो गई, ये सारे लोग डील करते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये लोग ये जो फार्मासिस्ट होते हैं, ये डॉक्टर से ज्यादा अच्छी जॉब कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये कि डॉक्टर भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, फार्मासिस्ट के ऊपर। भाई डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको बताएगा, अच्छा भाई आपको गुर्दे का मसला है, अच्छा आपको फेफड़ों का मसला है, अच्छा आपको जो है ना पित्ता खराब हो गया है, आपका गला खराब है, वो आपको दवाई देगा। दवाई के लिए आपने किसके पास जाना है? इनके पास जाना है। अब GSK हो गई, फाइजर हो गई आपके पास, और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हो गई, एबट वेबट हो गई, सारी फार्माकोलॉजी की कंपनीज हैं, फार्मासिस्ट इसको चला रहे होते हैं। तो anyone who is related to the development and use of drugs से मुराद यहाँ पर वो नहीं है हीरोइन, निकोटीन, कोकेन वगैरह नहीं है यहाँ पर आपके, ये स्मार्ट एंड डाउ वगैरह। तो ये ड्रग्स से मुराद आपके पास जो है दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ हम आमतौर पे इस्तेमाल कर होते हैं, तो ये वो कर सकते हैं। वो बच्चे जिनका MBBS BDS में एडमिशन नहीं होता, ये सेकेंड फील्ड होती है जो वो आमतौर पर चूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाई क्या चीज, मतलब वो पेमेंट ज्यादा उनको मिल रही होती है। उसकी वजह है कि सारी चीजें तो इन्हीं के पास से जा रही है ना। कोरोना के जमाने में जब पूरी दुनिया के अंदर सारी कंपनियां बंद हो गई थी, मतलब डॉक्टर्स वगैरह की जाने भी जा रही थी, बेचारे वो मरीज बन रहे थे और मसले मसाइल चल रहे थे, ये वाहिद फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। क्यों? क्योंकि सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स वैक्सीन बनाने के इन्हीं के हाथ में थे, वैक्सीन बेच ही रहे थे, बाकी दवाइयाँ आपके पास चाहे वाइटामिन हो, ये हो वो हो, सब कुछ ये बेच रहे थे। तो ये वो वाहिद कंपनी थी, ये वाहिद फर्म थी, जेनरे था कंपनीज का फार्मास्यूटिकल, जो कि बंद ही नहीं हुआ। ये बंद ही नहीं हुआ। हाई क्यों? ICI, यस ICI, सॉरी अब तो LCI में कन्वर्ट हो गई, वो शायद LCI लिखा है आपने। बहरहाल, तो फार्माकोलॉजी। फाइनली जो सबसे आखिरी चीज है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। 2 चैप्टर हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम बात करेंगे इसकी। एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक चैप्टर है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे डील करता है,
और एक चैप्टर हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स है, जिसमें हम लोग प्लांट के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वो भी आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही का टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो होती है कि आपकी बॉडी में बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या समटाइम्स कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी देख रहे होते हैं उसकी रिलेशनशिप में, जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसका ताल्लुक आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से होता है। डू यू गाइज नो व्हाट अ मॉलिक्यूल इज? पार्टिकल्स, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या है? देखो इसमें ना हमारे पास ये जो है ये एटम है, दिस इज एन एटम, ये एटम है। ये किसका एटम है? ये आपके पास हाइड्रोजन का एटम है। इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इस तरह के होंगे, तस्वीरों में बनाया था ना। ये आपके पास जो है दिस वन, ये आपके पास ऑक्सीजन का एटम है। ये भी एटम है बट ये एटम है ऑक्सीजन का। जब एटम्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, दिस इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। ये पानी का मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसके अंदर और एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये मिलके पूरा स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा होता है। ठीक हो गया? हाँ, एटम्स जब बॉन्ड हो रहे होते हैं, केमिकली बॉन्डेड एटम्स, एटम से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। अच्छा, गोइंग बैक टू द टॉपिक जिसमें हम आ रहे थे, तो मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकल सेल के अंदर हो रही है, उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। टोटल 15 ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं। 15 ब्रांचेस को एग्जाम्पल्स हमें दिमाग में रखना है आपने, और कोई लंबी कहानी नहीं करनी, बहुत सिंपल अंदाज में चीजों को समझना है। देखो, समझ के चलोगे तो चीजें याद हो जाएंगी बड़ी आसानी से, समझ के नहीं चलोगे तो फिर रट्टा लगाना पड़ेगा। फिर रट्टे लगाने के लिए एंड तक फिर बैठे रहते हैं बच्चे के नोट्स और ये और फलाना। आप लोगों को ऐसा बनाना, हमारा मिशन ये है कि आप लोग ऐसे बन जाओ कि हम आपको समझाएं, आपको बुक से चीजें दिखाएं, क्योंकि एंड में बुक भी बताऊंगा, तो उसमें आपको जो है ना अपने नोट्स आप खुद इतने केपेबल हो जाओ कि आपको पैसे ना जाया करने पड़े किसी के नोट्स के लिए। आप अपने नोट्स खुद बनाने सीख जाओ आराम से, और सिर्फ 9th मैट्रिक के नहीं बल्कि फर्स्ट से सेकंड ईयर के भी। देखो, आहिस्ता आहिस्ता ना वक्त गुजरते जा रहे हैं, आप नोट्स की तरफ जाते हो ना, तो नोट्स में क्या होता है कि आप किसी के नोट्स लेते हो ना, नोट्स लेना कोई मसले की बात नहीं है, ले लेने चाहिए, हम भी लेते हैं, थे अपने ज़माने में, बचत होती है, आपका टाइम बचता है। लेकिन होता क्या है कि नोट्स जब आप खरीदने के लिए आते हो तो आपको 3, 4, 5 हज़ार उस वक्त देने पड़ते थे, अब तो और रेट्स बढ़ गए नोट्स के। ठीक है, फिर ये होता है कि नोट्स एक जैसे सबकी चल रहे होंगे, भाई आप भी वही सेम नोट इस्तेमाल कर रहे हो, आप भी ये कर रहे हो, मैं भी ये कर रहा हूँ, सब एक जैसे नोट्स इस्तेमाल कर। मजे की बात क्या होती है कि जब व्हेन यू कम अप विद समथिंग न्यू, अब पेपर चेक करने वाला होगा ना, वो भी देखेगा, बोलेगा यार इसने कुछ नया इस्तेमाल किया। क्योंकि जो पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, उनको सबके नोट्स का पता होता है कि कौन से इदारे के कौन से नोट्स होते हैं।